देखो अब तक क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में। इस चैप्टर में पढ़ा हमने वर्त किसे कहते हैं, दूसरा पढ़ा हमने वर्त का केंद्र क्या होता है, ये पढ़ा हमने। तीसरा पॉइंट पढ़ा हमने वर्त की त्रिज्या। तीसरा पॉइंट है वर्त की त्रिज्या क्या होती है या वर्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। चौथा हमने पढ़ा वर्त की परिधि किसे कहते हैं और परिधि ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। पांचवा पढ़ा हमने वर्त से संबंधित बिंदु, यानी अगर हमें कोई बिंदु दे दिया उस बिंदु के सापेक्ष वर्त की क्या स्थिति हो। ये 5 पॉइंट हमने के लिए पढ़ चुके हैं। अब आगे जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट क्या है हमारा, 6 पॉइंट है वर्त की जीवा। वर्त की जीवा, अब ये पढ़ेंगे हम वर्त की जीवा किसे कहते हैं। तो वर्त की जीवा क्या होती है समझिए, आप ध्यान से समझे। ये हमारा एक वर्त है और ये क्या है, इसका केंद्र है। तो अब वर्त की जीवा क्या होगी, वो रेखा जो वर्त की निहित दो बिंदुओं को मिलाती है। जैसे ये बिंदु ए है और ये वर्त पे बिंदु बी है, तो जो भी रेखा वर्त पर स्थित, किस पे स्थित, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है, उसी को हम वर्त की क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जो भी कोई रेखा वर्त पर स्थित, जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, सी है। अब कोई भी रेखा अगर हम ए और सी को मिलाएगी, ए को किसको मिलाएगी, सी को, तो ये वर्त की जीवा है। क्या है, वर्त की जीवा। जो रेखा बी और सी को मिलाएगी भी क्या है, वर्त की जीवा है। यानी वर्त पे स्थित कहीं पर भी जो भी रेखा दो बिंदुओं को मिलाएगी उसी रेखा को हम क्या कहेंगे, वर्त की जीवा कहेंगे। मान लो यहाँ पे एक बिंदु P है और यहाँ पे एक बिंदु क्या है, Q है। आज जो भी रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाएगी वो भी क्या होगी, वर्त की जीवा होगी। सारी बातें समझ में। या मान लो यहाँ पे बिंदु X है और यहाँ पे बिंदु क्या है, Y है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भी क्या होगी, वर्त की जीवा होगी। इसका मतलब ये हुआ वर्त पर स्थित, वर्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वर्त की जीवा कहलाती है। तो इसकी परिभाषा से लिखेंगे कि वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त की जीवा कहलाती। ये क्या होगी, वर्त की जीवा की परिभाषा। अब आप देखें वर्त की जो जीवा होती है इसकी कुछ खासियत भी होती है, यानी कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है इसको समझें आप। जैसे कि एक वर्त है ये और ये क्या है, इसका केंद्र है। अब मान लो ये दो बिंदुओं को मिला रही है, ये भी क्या है, वर्त की जीवा है। भाई दो बिंदुओं को मिला रही नहीं मिला रही है, जो भी रेखा दो बिंदुओं को मिलाएगी वो वर्त की जीवा है। अब ये भी दो बिंदुओं को मिलाएगी, ये भी दो बिंदुओं को मिला रही है, तो ये सारी क्या है, वर्त की जीवाएं हैं कि नहीं है, बोलो। ये सभी की सभी क्या है, वर्त की जीवाएं हैं, क्योंकि ये वर्त के अभिनारी, वर्त के दो बिंदुओं को मिला रही है। क्या मिला रही है, वर्त के दो बिंदुओं को मिला रही है। तो वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वर्त की जीवा कहते हैं। अब हमें ये बनाया क्यों हमने ये डायग्राम दोबारा, ये तो हम पढ़ चुके कि वर्त पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वर्त की जीवा कहलाती है। ये बनाया इसलिए, अब आपको समझना क्या है, देखो ये क्या होती है, वर्त की परिधि। क्या होती है, वर्त की परिधि होती है नहीं होती है। तो वर्त के परिधि के नजदीक, यानी वर्त की परिधि के पास जो भी जीवा होगी वो जीवा क्या होगी, सबसे छोटी जीवा होगी। क्या होगी, सबसे छोटी
जीवा। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी जीवा कहाँ मिलेगी वर्त में, तो जो जीवा वर्त की परिधि के सबसे नजदीक होगी, सबसे पास होगी, वो क्या होगी, वर्त की सबसे छोटी जीवा होगी। आगे बात समझ में। अब ये जैसे जैसे वर्त की परिधि से दूर जाएगी, कहां जाएगी, वर्त की परिधि से दूर जा रही, नहीं जा रही है, और कहां तक जाएगी, केंद्र तक। तो वर्त की जीवा की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही, नहीं बढ़ती जा रही, बताओ। वर्त की जीवा की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही। कहां तक बढ़ रही है, केंद्र तक बढ़ रही है। कहां तक बढ़ रही है, केंद्र तक। केंद्र के बाद फिर क्या हो रही, फिर घटती जा रही। आ रही क्या बात समझ में। तो अगर हम बात करें वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहां मिलेगी, वर्त की सबसे बड़ी जीवा बताओ, वर्त के केंद्र पर। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वर्त की परिधि से दूर जा रही है तो केंद्र तक तो बढ़ गई, अब केंद्र के बाद फिर क्या होगी, घटनी शुरू होगी। तो वर्त के केंद्र पे तो सबसे ज्यादा बड़ी हुई है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, जो जीवा कहां से जाती है, वर्त के केंद्र से गुजरती है। जो जीवा वर्त के केंद्र से गुजरेगी वही जीवा क्या होगी, वर्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। और ये बात समझ में। और जो जीवा वर्त की परिधि के सबसे नजदीक होगी वो क्या होगी, वर्त की सबसे छोटी जीवा होगी। आगे बात समझ में। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ, पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा पॉइंट ये, जैसे जैसे आप वर्त की परिधि से दूर जाओगे तो केंद्र तक वर्त की जीवा की लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। और केंद्र के बाद जब आप परिधि की ओर जाओगे, कहां जाओगे, परिधि की तरफ जाओगे, तो जीवा की लंबाई क्या होगी, घटेगी। आगे बात दिमाग में है। मैं क्या बताया आपको, जैसे जैसे आप वर्त की परिधि से कहां जाओगे, केंद्र की ओर, तो वर्त की परिधि से केंद्र तक जाएंगे, कहां जाएंगे, केंद्र तक। तो वर्त की परिधि से केंद्र तक जाने पर वर्त की जीवा की लंबाई क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। और केंद्र के बाद जैसे फिर परिधि की ओर जाओगे तो फिर जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। आगे दिमाग में बात है। तो ये 3 पॉइंट हैं कि वर्त की परिधि के सबसे नजदीक क्या मिलती है, सबसे छोटी जीवा। वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहां मिलेगी, जो जीवा वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है। फिर तीसरी बात क्या, अगर जो जीवा की लंबाई क्या होगी, वर्त की परिधि से वर्त के केंद्र तक बढ़ती है और वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक घटती है। आगे समझ में। वर्त की परिधि से वर्त के केंद्र तक तो बढ़ेगी जीवा की लंबाई, और वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक जीवा की लंबाई क्या होगी, घटेगी। आगे बातें समझ में, नोट करो इन्हें। अब देखो इसमें चौथा पॉइंट क्या बन सकता है। जो वर्त होता है, वर्त पर कितने बिंदु स्थित होते हैं, अनंत बिंदु। कितने हो वर्त पे, वर्त जो है अनंत बिंदुओं का समूह होता है, और 2 बिंदुओं से क्या बनती है, एक जीवा। और बिंदु कितने हो, अनंत, तो जीवा भी कितनी बनेगी। तो एक वर्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। आई बात समझ में। एक वर्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। तो 4 पॉइंट थे ये, 4 खासियत थी, 4 विशेषताएं थी इसकी, वर्त की जीवा की। पहली, वर्त की परिधि के सबसे नजदीक सबसे छोटी जीवा होगी। वर्त के केंद्र से जो जीवा गुजरेगी वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। और वर्त की परिधि से केंद्र की ओर जाएंगे तो वर्त की जीवा की लंबाई बढ़ेगी, और केंद्र से परिधि की ओर जाएंगे तो वर्त की जीवा की लंबाई घटेगी। अब वर्त जो है अनंत बिंदुओं का समूह होता है, इसलिए वर्त पर अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। एक वर्त पर अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। आगे बात समझ में। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि एक वर्त पर क्या, अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। नोट करो इसे। आज का टॉपिक है वर्त की स्पर्श रेखा। वर्त की स्पर्श रेखा। इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ा वर्त किसे कहते हैं, वर्त का केंद्र क्या होता है, वर्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्त से संबंधित स्पर्श बिंदु,
फिर हमने क्या पढ़ा, वृत्त की जीवा, फिर हमने पढ़ा वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध। यहां तक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। तो आज का टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। या तो थ्योरम पूछ ली जाती है इनके पर में 10.1 10.2 दो पर में इस चैप्टर में, या तो ये पूछ ली जाती है स्पर्श रेखा से संबंधित, या फिर स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न भी पूछ ले जाओ। आगे बात समझ में। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ें कि स्पर्श रेखा क्या होती है, और स्पर्श रेखा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। मान लो एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त, और ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब मान लो वृत्त पे ये एक बिंदु क्या है, P है, या मान लो ये बिंदु क्या है, Q है। बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं वृत्त पे। यह बिंदु मान लो क्या है, R है, या ये बिंदु क्या है, A है। अब जो भी रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, जो भी रेखा वृत्त को क्या करेगी, केवल एक ही बिंदु पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा। यानी वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा। जैसे अगर हमने ये रेखा खींची तो देखो ये बिंदु P को स्पर्श करती हुई जा रही नहीं जा रही, तो इसको बोलेंगे हम वृत्त की स्पर्श रेखा। क्यों, क्योंकि ये वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। सारी बातें समझिए। अब यहां से अगर हम खींचे एक स्पर्श रेखा, तो देखो ये भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ये भी वृत्त को क्या कर रही है, एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है। यहां से खींचे हम कोई भी स्पर्श रेखा, तो ये भी क्या हुआ, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। यहां से खींचोगे आप, ये भी क्या करेगी, वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो जो भी रेखा वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। आगे बात समझ में। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। आगे बात समझ में। अब आगे समझो। अब जो वृत्त होता है, देखो वृत्त पे केवल एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगी। अब वृत्त पे क्या होता है, बहुत सारे बिंदु होते हैं, यानी अनंत बिंदु होते हैं। तो हम एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। किस पर, एक वृत्त पर। क्यों, क्योंकि जो वृत्त है वो अनंत बिंदुओं का समूह होता है, यानी एक वृत्त पे अनंत बिंदु स्थित होते हैं, और एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो जितने बिंदु होंगे इतनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी। और वृत्त पे अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत क्या खींची जाएंगी, स्पर्श रेखा। आगे बात समझ में। तो हम यहां लिख लेंगे, एक वृत्त पर क्या, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे बात समझ में या नहीं आई। दूसरा पॉइंट, ये स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करेगी। जैसे बिंदु P पे स्पर्श कर रही, यहाँ Q पे स्पर्श कर रही, यहाँ R पे स्पर्श कर रही, यहाँ पे A पे स्पर्श कर रही। तो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस भी बिंदु पे स्पर्श करेगी उसको बोलेंगे हम स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। तो यहां लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस
बिंदु पर स्पर्श करती है वह वर्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है। जैसे उपयुक्त चित्र में दिखाया, जैसे उपयुक्त ये जो वर्त बना, उपयुक्त वर्त में बिंदु P, Q, R तथा A क्या है? स्पर्श बिंदु है। नोट करो भाई, यहां तक बात है। अब हम स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहां से आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली ऐसे। कैसे समझो, मैंने आपको एक वर्त के सापेक्ष बिंदु पढ़ाए थे फर्स्ट वाली वीडियो में कि अगर कोई वर्त है, मान लो हमारे पास ये वर्त है, ये इसका क्या है केंद्र, तो किसी भी जो बिंदु होंगे उनकी 3 स्थितियां हो सकती हैं इस वर्त के सापेक्ष। इस वर्त के सापेक्ष, इस वर्त के साथ एक बिंदु की 3 स्थितियां हो सकती हैं। कितनी स्थितियां? 3। या तो वो बिंदु वर्त के बाहर होगा, आ रही बात समझ में, या वो बिंदु क्या होगा, वर्त पे स्थित होगा, या वो बिंदु वर्त के अंदर होगा। 3 स्थितियां संभव है एक वर्त की, वो एक बिंदु की किसी एक वर्त पे। अब जो बिंदु बाहर होगा उसे बोलते हैं बाह्य बिंदु, जो वर्त पे होगा वो उसे बोलते हैं वर्त का बिंदु, और जो वर्त के अंदर होगा उसे क्या बोलते हैं, वर्त का अंत्य बिंदु। अब क्वेश्चन ये है कि हम वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, या कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि किसी बाह्य बिंदु से एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरी बात या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। या तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी वर्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहले में इसमें अंतर है, सवाल को ध्यान से समझें। किसी एक वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, या वर्त के अंत्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वर्त के व्यास से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, या एक वर्त के व्यास से कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोनों सवालों में डिफरेंस है। आगे समझ में 5 क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5। पांचों को डिस्कस करते हैं, आप समझे पांचों का आंसर क्या होगा। अब आप देखो, बाह्य बिंदु के सापेक्ष देखते हैं। ये बिंदु है बाह्य बिंदु, ये क्या है, हमारा वर्त है, ये क्या है, इसका केंद्र है, और ये बाह्य बिंदु है P। तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी इस पे? तो एक तो स्पर्श रेखा ऐसे चली जाएगी, एक स्पर्श रेखा ऐसे चली जाएगी, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची? 2। तो वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? 2। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। पहला पॉइंट, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समझ में आ रही बात? अब बात करें वर्त पर स्थित बिंदु से। वर्त पर, पहला तो ये हो गया। दूसरा, वर्त पर स्थित बिंदु से। तो वर्त पर स्थित, वर्त पे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं। वर्त पर क्या होते हैं? बहुत सारे बिंदु। तो सवाल 2 तरीके से पूछा जाएगा, पहचानना सवाल में क्या क्या आ रहा। वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं?
तो वर्त पे कितने बिंदु हो? अनंत हो। तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे समझ में, वर्त पर स्थित बिंदु से, दूसरा पॉइंट, वर्त पर स्थित स्थित बिंदु से क्या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। आगे बात समझ में। तीसरा, वर्त पर स्थित एक बिंदु से, इस पर, ये वर्त है, इस वर्त पे की बिंदु है P, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? तो वर्त पर स्थित एक बिंदु से केवल क्या होगी? एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। वर्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती। आगे बात समझ में। अब अगला पॉइंट, पॉइंट 4, चौथा पॉइंट क्या कहता है भाई? वर्त के अंत्य बिंदु से, ये वर्त का केंद्र हो गया, अंत्य बिंदु मान लो P, इस वर्त के अंत्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अगर मैं इस बिंदु से कोई भी रेखा खींचूंगा तो क्या करेगी? वर्त को स्पर्श कर रही है। ये वर्त को दो बिंदुओं पर काट दी, एक बिंदु पे यहां और एक बिंदु पे यहां। ये बिंदु बिंदु ए है, ये बिंदु बी। तो अगर हम वर्त के अंत्य बिंदु से कोई भी रेखा खींचेंगे तो वर्त को क्या करेगी? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी काट देगी, तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे? वर्त के अंत्य बिंदु से, चौथे पॉइंट में, वर्त के अंत्य बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा ने खींची जा सकती। आगे बात समझ में। अब बात करें हम आगे की भाई, पॉइंट नंबर 5। पांचवें पॉइंट में क्या है? ये वर्त है, दिखाई दे रहा है सभी को, और ये क्या है? इसका वर्त का व्यास है, ए हो गया, और ये क्या हो गया? डी। इस वर्त के व्यास से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी बताओ? तो इस वर्त के व्यास से एक स्पर्श रेखा तो ये होगी, और एक स्पर्श रेखा ये होगी। तो वर्त के व्यास से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा रही? दो। आगे बात समझ में, कितनी? दो। वर्त के एक व्यास से, ध्यान रखना, अगर दूसरा व्यास होगा तो दो और बन जाएंगी। वर्त के एक व्यास से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? दो। अगर दूसरा भी व्यास हो, देखियो, अगर दो व्यास की बात करें तो देखो कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? चार स्पर्श रेखा हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? चार। तो वर्त के एक व्यास से, किससे? एक व्यास से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? दो। आगे समझ में। और ये जो स्पर्श रेखा है, इनको हम समांतर स्पर्श रेखा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर स्पर्श रेखा। तो या तो क्वेश्चन ये आ जाए, वर्त के एक व्यास से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो। या क्वेश्चन ये आ जाए, वर्त के व्यास से, वर्त के एक व्यास से कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तब भी क्या आएगा आंसर? दो। आगे समझ में। और अगर दो व्यास की बात करें तो दो व्यास से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? आगे दिमाग में। तो पॉइंट 5 ये था हमारा। पॉइंट 5 कहां लिखे भाई? चलो यहां पे लिखते हैं। वर्त के एक व्यास से दो स्पर्श रेखा या दो समांतर स्पर्श रेखाएं
खींची जा सकती है। आगे बात समझ में? तो ये थे हमारे वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नोट करो इन्हें। और में 10.1 10.1 10.1 जो परिमेय है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि भाई किसी वृत्त पर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये परिमेय है। क्या है 10.1 परिमेय? किसी वृत्त पर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अब आप समझो इसको। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है इसमें? चलो मैं पहले वृत्त बना लेता हूं। एक वृत्त है और ये क्या है? इसका केंद्र है। आ रही बात समझ में? और ये क्या है? इसकी स्पर्श रेखा है। ये टच होगी इस तरह। ये बिंदु किस पर मिल रही है? टी पर। और ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी। आ रही क्या समझ में? और ये स्पर्श रेखा है एक्स और वाई। आ रही समझ में? वृत्त पर किसी बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु कौन है? पी से होकर जाने वाली त्रिज्या है। तो त्रिज्या होगी पर क्या होती है? लंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको समझो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है। तो दिया है में क्या है आपके पास? एक वर्त जिसका केंद्र क्या है? ओ है। ठीक है। और वर्त पर स्थित बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा कौन है? एक्स पी वाई। ये पूरी की पूरी एक्स पी वाई है। आगे समझ में? सिद्ध क्या करना हमें? सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है? ओपी, वो लंब है किस पर? लंब है एक्स वाई पर। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। आगे समझ में बात ये। अब इसके लिए फिर सिद्ध करने के बाद क्या लिखते हैं हम? उत्पत्ति के लिए क्या करेंगे अब इसको समझिए। मान लो यहाँ पे बिंदु क्या ले लिया हमने? एम। क्या लिया? बिंदु। इसको यहां से मिलाया और यहाँ पे बिंदु क्या मान लिया हमने? ये क्यों। क्या मान लिया? क्यों। अब आप देखो चित्रानुसार या ऐसे लिख लो उपयुक्त चित्र में ओपी बराबर किसके? ओएम के। बराबर होगी नहीं होगी? ओपी बराबर ओएम के। क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। क्या लिखेंगे? समान
वर्त की त्रिज्याएं क्या है, समान वर्त की त्रिज्याएं, इसलिए क्या है, दोनों बराबर है। आगे बात समझ। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो ओ एम है, क्या है, ओ एम, ये छोटा है किससे, ओ क्यू से। बोलो, छोटी है नहीं है भाई, ये वाली भुजा ओ एम छोटी नहीं है ओ क्यू से। अब अगर ओ एम छोटी है ओ क्यू से, तब ओ पी भी छोटी होगी किससे, ओ क्यू से। छोटी होगी नहीं होगी, हमारी समझने बात। जब ओ एम छोटी है किससे, ओ क्यू से, तो ओ पी भी छोटी हो जाए किससे, ओ क्यू से, क्योंकि ओ पी बराबर किसके, ओ एम। आगे दिमाग में बात। तो अगर ये सबसे छोटी है, ये क्या है, सबसे छोटी है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो ओपी है, ओपी वो लंबवत हो जाए किसके, एक्स वाई, किसके, एक्स वाई के। क्यों, तो यहां लिख देंगे इसका कारण कि ओपी सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा है, ये हमें सिद्ध करना था। आगे बात समझ में, यानी यही बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। समझ में आ रही बात ये, अगर ही नहीं। अब मैं इसका कारण बताता हूं आपको, ऐसा क्यों। देखो, जैसे ये लाइन है, ऐसे ये स्पर्श रेखा है, यहां पे हमने क्या ले लिया, एक बिंदु, ये ले लिया ओ। अब आप ये 9th क्लास की पर में है, जब आप इस बिंदु से रेखा खींचते जाओगे, तो खींचते जाओगे नहीं, बोलो, ऐसे खींचते जाओगे रेखा इस वाले बिंदु से, या इस वाले को ही मान लो, इस वाले, तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगी, फिर बढ़ने लगेगी नहीं, बोलो। तो सबसे छोटी लाइन कहाँ मिली जाके, बीच में, और जो बीच वाली है सबसे छोटी है बिल्कुल, तो ये वाली स्थिति मिलेगी नहीं, तो जो सबसे छोटी हो क्या होगी, लंबवत होगी, 90 डिग्री का कोण बना दे नहीं। तो इसीलिए यहां लिखा कि जब ये ओपी सबसे छोटी है, तो जो सबसे छोटी भुजा होती है वो क्या हो, निचले वाली भुजा के लंबवत होती है। आगे दिमाग में, तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध करा। ठीक है, नोट करो।